प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुकेश्वर सोनवानी, समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर। सामाजिकरण की अवधारणा से संबंधित दूसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने सामाजिकरण की प्रस्तावना के अंतर्गत इनकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया तथा उनके अर्थ परिभाषा के साथ उनकी विशेषताओं को हमने समझा तथा सबसे महत्वपूर्ण था, हमने इनकी इस अवधारणा को विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से समझने का, जानने का प्रयास किया और विस्तृत रूप में हमने इसके संबंध में चर्चा की। प्रिय शिक्षार्थियों, हम इस आज के व्याख्यान में इसके अन्य आयामों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया और उनकी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने चर्चा में हमने ये समझा था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नवजात शिशु एक सामाजिक प्राणी बनता है। यह केवल लोगों के मिलने जुलने से नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों और परंपराओं और नियमों को अपने भीतर उतारने की, आत्मसात करने की एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। आज हम इस यात्रा को मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड, टालकट पार्सन्स और हैरी एम जॉनसन के सिद्धांतों के नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिकरण की अवस्थाएं क्या है और किन प्रक्रियाओं के द्वारा सामाजिकरण संपन्न होती है। शिक्षार्थियों, सबसे पहले हम इसके महत्व की चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री सामाजिकरण को विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत करते हैं। यह वर्गीकरण व्यक्तियों के सामाजिक विकास को समझने में सहायक है। सबसे पहले एक सामान्य रूप से बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के दृष्टिकोण की। सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि सामाजिकरण एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। उनके अनुसार हमारे भीतर एक ईड होता है जो केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, और एक सुपर ईगो होता है जो समाज के नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रायड ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई। पहला है मुखी या ओरल स्टेज, दूसरा है गुदावस्था या एनल स्टेज, तीसरा है लैंगिक या से कहेंगे फैलिक, और अगला है सुसुप्तावस्था जिसे कहेंगे लेटेंसी, और अगला है जनेंद्रीय या जेनाइटल अवस्था। इसके अनुसार बच्चा जैसे जैसे इन चरणों से गुजरता है, वह अपनी जैविक इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। यही वह समय है जब उसका अहम यानी ईगो विकसित होता है, जो उसे समाज के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। यह सिगमंड फ्रायड का एक दृष्टिकोण था, जिसे आगे हम विस्तृत रूप में और चर्चा करेंगे। दूसरा दृष्टिकोण है टालकट पार्सन्स का। टालकट पार्सन्स के सिद्धांतों पर यदि चर्चा करें तो पार्सन्स एक प्रकारवादी एक सिद्धांतवेत्ता थे। उनका मानना था कि परिवार एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मानव व्यक्तित्व का जहां पे प्रोडक्शन होता है। पार्सन्स ने सामाजिकरण के 4 प्रमुख स्तरों की चर्चा की। पहला उन्होंने बताया मुखी निर्भरता या ओरल डिपेंडेंसी, दूसरा है प्रेम की आवश्यकता, लव डिपेंडेंसी, और अगला है आत्मनियंत्रण और अंततः अगला है इसका किशोरा अवस्था। पार्सन्स का तर्क था कि यदि कोई बच्चा समाज के मूल्यों को ठीक से नहीं सीख पाता तो समाज की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उनके लिए सामाजिकरण का अर्थ है व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं या सोशल रोल्स के लिए तैयार करना। मुख्य रूप से पार्सन्स की जो विचारधारा है वो सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है, जिससे समाज में एक सामंजस्य या यथास्थिति बनी रहे। अगला दृष्टिकोण देखते हैं हैरी एम जॉनसन का। हम यहाँ हैरी एम जॉनसन की यदि सिद्धांतों की चर्चा करें तो जॉनसन ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट चरणों में विभाजित किया है। उनकी प्रथम अवस्था है मुखी अवस्था, जैसे ओरल स्टेज, जहां पे बच्चा पूरी तरह से मां पर निर्भर होता है। दूसरा है इनर स्टेज, जहां बच्चा अनुशासन और अपनी व्यक्तित्व पहचानना या समझना शुरू करता है। अगला है एडिपल स्टेज, जिसे कहते हैं तादात्म्यकरण अवस्था। यहाँ बच्चा परिवार के भीतर अपनी भूमिका और जेंडर की पहचान करता है। और अंत में बताया उन्होंने किशोरावस्था के संबंध में, यह वह चरण है जहां बच्चा परिवार के दायरे से बाहर निकलकर बाहरी समाज और दुनिया के साथ जुड़ता है। जॉनसन के अनुसार प्रत्येक चरण पिछले चरण की सफलता पर टिका हुआ है।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि चाहे वह फ्रायड का मनोवैज्ञानिक नजरिया हो या पार्सन्स और या फिर जॉनसन का सामाजिक दृष्टिकोण, ये सभी बातें हमें बताते हैं कि इंसान कैसे समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनता है। आइए इन विचारकों की इन अवस्थाओं को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थियों, हम समाजीकरण की अवस्थाओं से पहले हम ये जानते हैं कि समाजीकरण की शुरुआत कैसे होती है, किन किन प्रक्रियाओं से एक बच्चा या एक व्यक्ति गुजरता है और किस अवस्था में वो पहुंचता है। समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसे तो शिशु को जन्म के साथ से ही शुरू हो जाती है। जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक प्राणी होता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है, लेकिन परिवार और मुख्य रूप से माता के संपर्क में आने से वह सामाजिक दुनिया से जुड़ना शुरू करता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह वह चरण है जहां बच्चा अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता से लेकर सामाजिक संकेतों को समझने तक का सफर शुरू करता है। सीखने की क्षमता का विकास होता है। मनुष्य में सामाजिक सीख या सोशल लर्निंग की एक अद्वितीय और विशेष क्षमता होती है। जानवरों के विपरीत मानव मस्तिष्क नए अनुभव, भाषा और जटिल सामाजिक नियमों को ग्रहण करने और उन्हें याद रखने के लिए बना है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह क्षमता ही मनुष्यों को संस्कृति बनाने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। सामाजिक सीख की यह प्रक्रिया या समाजीकरण की शुरुआत की इस प्रक्रिया में इसके द्वारा या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसका विकास होता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखकर उसके व्यवहार की नकल करता है और समाज द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को सीखता है, ग्रहण करता है, आत्मसात करता है। जैसे चार्ल्स कूले ने बताया था, हमने इससे पहले व्याख्यान में चर्चा की, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत हमने जिसे कहा। इसके अनुसार हम वही बनते हैं जो हम दूसरों की नजर में खुद को देखते हैं। अगला है समाज में सीखना, लर्निंग विद इन सोसाइटी। सीखना केवल समाज के भीतर ही संभव है। समाज से अलग रहकर कोई भी मनुष्य मानवीय गुणों को विकसित नहीं कर सकता है। जैसे हमने इससे पहले व्याख्यान में अन्ना नामक बालिका की हमने कहानी सुनाई थी आपको। एक केस स्टडी था जिसमें यह साबित होता है कि सामाजिक संपर्क के बिना बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, इनका विकास नहीं हो पाता है। अर्थात समाज वह एक प्रयोगशाला है जहां व्यक्ति व्यवहार करना, बोलना और दूसरों के साथ संबंध बनाना सीखता है। प्राथमिक कारक इसका यह है कि परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है जहां बच्चा विश्वास और बुनियादी मूल्यों को सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से ही एक पीढ़ी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके पश्चात हम इसकी अवस्थाओं की विस्तृत हम चर्चा करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था है मौखिक अवस्था, जिसे भिन्न विद्वानों जिसमें शामिल है फ्रायड, टालकट, पार्सन्स, हैरी एफ जॉनसन ने मुख्य रूप से इसे प्रथम अवस्था के रूप में स्वीकार किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष करके फ्रायड के अनुसार जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की अवधि तक यह अवस्था चलती है, जिसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। यह समाजीकरण का सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है। यह एक पूर्ण निर्भरता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपनी उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से अपनी मां या प्राथमिक देखभाल करने वाली पर निर्भर रहता है। जैसे भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा की जरूरत के लिए वह दूसरों का सहारा लेता है। यह एक अशाब्दिक संचार की एक अवस्था है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक अवस्था है। क्योंकि इस उम्र में भाषा का विकास नहीं होता है, बच्चा अपनी खुशी, दर्द या भूख लगने जैसी अवस्थाओं को मुंह के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, मुस्कान और रोने का उपयोग करके समझाता है। यह उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। फ्रायड ने इसे प्राथमिक परिचय की अवस्था माना है। यहाँ बच्चा पहली बार बाहरी दुनिया के साथ एक रिश्ता कायम करता है। यदि इस समय उसकी जरूरतें पूरी होती है
तो उसी दुनिया के प्रति मूलभूत विश्वास विकसित होता है, उसमें भावनात्मक संबंध का निर्माण होता है। मां और शिशु के बीच एक गहरा और अटूट भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। यह प्राथमिक जुड़ाव बच्चे के भविष्य के सामाजिक संबंधों और उसके मस्तिष्क और उनसे मानसिक स्वास्थ्य की दिशा दिशा भी तय करता है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण की शुरुआत केवल नियमों को सीखने से नहीं, बल्कि मां के साथ जुड़ाव और समाज में रहने की जैविक क्षमता से होती है। यह प्रारंभिक अनुभव ही यह तय करते हैं कि व्यक्ति भविष्य में समाज के साथ कैसा तालमेल बिठाएगा। इसके पश्चात दूसरी और महत्वपूर्ण अवस्था है शौच अवस्था या एनल स्टेज। यह अवस्था आमतौर पर 1 से 3 से 4 वर्ष तक की आयु के बीच होती है। इस दौरान बच्चा न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि उसमें सामाजिक चेतना का भी उदय होने लगता है। इसमें प्रथम पहलू है आत्मनियंत्रण नियंत्रण और शौच का प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है। यह अनुशासन की पहली सीढ़ी है। इस चरण में बच्चे को अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। यह उसके जीवन का पहला व्यवस्थित सामाजिक अनुशासन होता है। सामाजिक मापदंडों का परिचय करना सिखाया जाता है। शौच प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चा यह समझता है कि समाज में रहने के कुछ नियम और समय होते हैं। यह उसे व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच तालमेल बिठाना सिखाता है। इसके अंतर्गत सही और गलत का बोध करना सिखाया जाता है। पुरस्कार और दंड की भूमिका का महत्व समझाया जाता है। इस उम्र में बच्चे का व्यवहार काफी हद तक परिणामों पर आधारित होता है। जब उसे किसी अच्छे काम के लिए प्रशंसा मिलती है तो वह उसे दोहराता है, और डांट मिलने पर वह उस व्यवहार से बचने की कोशिश करता है। यही वह अवस्था है जहां पे नैतिकता की नींव पड़ती है, जहां बच्चे के मस्तिष्क में उचित और अनुचित के व्यवहार के बीच का अंतर स्पष्ट होने लग जाता है। यह समझ भविष्य में उसके नैतिक चरित्र का आधार बनती है। अगला इसका महत्वपूर्ण पहलू है अनुकरण की प्रबल एक प्रवृत्ति, पावर ऑफ इमिटेशन, अवलोकन को सीखना। लगभग यह 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे में अपने आसपास के बड़ों, विशेष करके माता पिता और भाई बहनों को बहुत गौर से देखते हैं। वह इस समय नकल करना सीखता है। वे बड़ों से बोलने के तरीके, उनके हाव भाव और उनके दैनिक कार्यों की नकल करते हैं। यह अनुकरण उसके सामाजिक सीखने, सोशल लर्निंग का सबसे सशक्त माध्यम है। अर्थात इस अवस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो शिशु को समाज का एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए अनिवार्य है। मौखिक अवस्था, जहां बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था और केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है, वहीं शौच अवस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है और अनुशासन तथा नकल के माध्यम से सामाजिक ढांचे में ढलना शुरू करता है। प्रिय शिक्षार्थियों, अगली महत्वपूर्ण अवस्था है तादात्म्यकरण की अवस्था, जिसे फैलिक या एडिपल स्टेज के नाम से जानते हैं। यह 4 से लेकर 13 वर्ष की आयु तक मुख्य रूप से चलती है। यह वह समय है जब बच्चे का सामाजिक दायरा अपने परिवार से बाहर निकलकर मित्र समूह या पीयर ग्रुप और स्कूल तक विस्तृत होता है। वह समूह का हिस्सा बनता है और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगता है। आइए हम इस अवस्था के प्रमुख पहलुओं को गहराई से देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला है लैंगिक भेद की समझ उत्पन्न होना या जेंडर अवेयरनेस का उत्पन्न होना। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है लिंग भेद की समझ। इस उम्र में बच्चा जैविक एवं सामाजिक स्तर पर लड़का या लड़की होने के अंतर को गहराई से महसूस करने लगता है। वह केवल दूसरे के भेद नहीं करता, बल्कि वह अपनी स्वयं की पहचान, स्वयं की आइडेंटिटी को भी लड़के या लड़की के रूप में स्वीकार करता है। यह उसके व्यक्तित्व के विकास का एक बड़ा कदम है, जहां उसकी आत्म पहचान पुख्ता हो जाती है, पक्का हो जाता है। वह अपने आसपास के स्त्री और पुरुष
पात्रों के व्यवहार को देखकर यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, एक लड़के या लड़की के रूप में, एक बालक और बालिका के रूप में। दूसरा है लिंगानुसार व्यवहार और सामाजिक भूमिकाएं, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। जैसे जैसे बच्चे की पहचान पुख्ता होती है, पक्का होता है, वह समाज द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। वह यह सीखना शुरू करता है कि उसके लिंग के अनुसार समाज उससे किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का अपने माता या अन्य पुरुषों के व्यवहार को देखकर उसे अपनाने की कोशिश करता है, जबकि एक लड़की अपनी मां और अन्य महिलाओं का अनुसरण करने लगती है। खेलकूद और बातचीत के माध्यम से वह उन भूमिकाओं का अभ्यास करता है जिसे वह भविष्य में उसे निभाना है। तादात्म्यकरण की प्रक्रिया इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तादात्म्यकरण का अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से जोड़ लेना। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से अपने मित्र समूह, पीयर ग्रुप के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। वह उनकी बातों, उनकी आदर्शों और उनके व्यवहार को अपनाता है। इस तरह वह परिवार से बाहर की दुनिया की भूमिका, जैसे भाई बहन, दोस्त, छात्र, को न केवल समझता है बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेता है। अगला बिंदु है व्यापक व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अंततः यह अवस्था केवल खेलने कूदने की नहीं, बल्कि यह व्यक्तित्व के निर्माण का एक आधार स्तंभ है। इस दौरान बच्चे की सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान का विस्तार होता है। समूह के साथ तादात्म्यकरण करते हुए वह सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और सहयोग की भावना को भी विकसित करता है। वह यह सीखता है कि एक समूह में कैसे रहा जाता है और समाज का एक सक्रिय सदस्य कैसे बना जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस अवधि में बच्चे को परिवार के छोटे दायरे से निकालकर समाज के एक बड़े मंच पर लाकर खड़ा किया जाता है, जहां वह अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है और और बच्चा यह समझता है कि वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में उनका समाज में क्या स्थान है। यह थी तादात्म्यकरण की अवस्था। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम बात करेंगे उस पड़ाव के बारे में जिसे हम रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस की, जो 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक चलती है। इसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। यह बचपन की मासूमियत और वयस्कता की जिम्मेदारियों के बीच का एक पुल है, जहां एक बच्चा धीरे धीरे खुद को पहचानना शुरू करता है। इसलिए इस सफर के 4 मुख्य स्तंभों को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला है स्वतंत्रता की इच्छा। आपने गौर किया होगा कि इस उम्र में किशोर धीरे धीरे माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। यह कोई विद्रोह नहीं है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी, डिफरेंट आइडेंटिटी बनाने की स्वाभाविक एक कोशिश होती है। वे खुद से यह सवाल करता है कि मैं कौन हूं और मेरी जगह क्या है, मेरा स्थान क्या है। मार्गदर्शन और अपनी पसंद के बीच यह एक संघर्ष ही उन्हें एक आत्मनिर्भर इंसान बनाने की दिशा में ले जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन, यह बदलाव केवल शारीरिक बनावट या आवाज तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और हार्मोनल स्तर पर भी होता है। ये परिवर्तन इतने गहरे होते हैं कि वे किशोर के पूरे व्यक्तित्व, पूरे पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी वे खुद भी समझ नहीं पाते कि उनके भीतर क्या चल रहा है। यह एक तरह का सिस्टम अपग्रेड है जिसे स्वीकार करने में समय लगता है। अगला बिंदु है तनाव का मुख्य कारण, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं एक किशोरावस्था के तनावगत कारणों की। आखिर इस उम्र में इतना तनाव क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है द्वंद्व। एक तरफ स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा का होना और दूसरी तरफ सामाजिक नियंत्रण और समाज के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उससे की जाने वाली अपेक्षाएं। जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो मानसिक तनाव पैदा होता है।
इसे समझना और सही दिशा में ले जाना समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगला है सामाजिक मापदंड और इसका निष्कर्ष। अंततः हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे किशोर बड़े होते हैं, वे धीरे धीरे अपने समाज के नियमों और मूल्यों को समझना और स्वीकार करना शुरू करते हैं। वे नए रिश्ते बनाना और समाज में अपनी भूमिका तय करना मुख्य रूप से सीखते हैं। अतः किशोरावस्था के संबंध में हम संक्षेप में कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह विकास और खुद को खोजने का एक शानदार अवसर भी है। अगर हम इसे एक सही नजरिए से देखें तो यह जीवन का सबसे खूबसूरत समय बन सकता है। इसके पश्चात हम इसके निष्कर्ष स्वरूप कुछ और आयामों की चर्चा करते हैं। शिक्षार्थियों, इस व्याख्यान के माध्यम से हमने समझा कि समाजीकरण की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, उनकी विभिन्न चरण क्या है। अब हम इसे एक दृष्टि से समेटने का प्रयास करते हैं कि समाजीकरण केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जिस पर चलकर एक इंसान सामाजिक प्राणी बनता है। इससे पहले हमने इस वाक्य कई बार हमने दोहराया है, भिन्न बार इसका हमने जिक्र किया है। इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि समाजीकरण एक व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम समय तक अर्थात वृद्धावस्था तक ये चलती है। समाज बदलता है, परिस्थिति बदलती है और उसके साथ हमारा व्यवहार भी बदलता रहता है, इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होता है। यह त्रिकोण, इसे त्रिकोण के रूप में समझा जा सकता है। इसका आधार त्रिकोणीय है। समाजीकरण मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका होता है: परिवार, समाज और संस्कृति। परिवार हमें बुनियादी संस्कार देता है, समाज हमें मेलजोल सिखाता है और हमारी संस्कृति हमें जीवन जीने का दृष्टिकोण देती है। इन तीनों का सही मेल ही व्यक्ति के विकास की नींव है। तीसरी बात है संतुलित विकास। जब हम जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में सही सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, तभी हमारे व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। यह हमें न केवल समाज में रहने के काबिल बनाता है, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखें, सफल समाजीकरण ही संतुलित व्यक्तित्व की एक कुंजी है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए एक बहुत जरूरी है कि हम अपने समाज और संस्कृति के मूल्यों को दिल से आत्मसात करें, उन्हें अपनाएं। आशा है कि लेक्चर सीरीज से आपको समाजीकरण की गहराई की एक समझ मिली होगी। आने वाले व्याख्यान में हम इनके अन्य आयाम जैसे कि समाजीकरण की एजेंसियां क्या है और उनके अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, इनकी हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस व्याख्यान को सुनने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद।